बस आप फिक्र ना करें शर्मा जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। देख ले पाठक साहब, आप पहले अपने बेटे से एक बार पूछ तो लीजिए, शर्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुभाष पाठक, अरे आप मेरे बेटे को नहीं जानते, वह बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। आज तक कोई बात नहीं टाली। जब मुझे ईसा बहुत पसंद आई तो ईशान को आ जाएगी। मैं कल ही ईशान से पूछ लूँगा, वैसे तो मना नहीं करेगा, विश्वास कीजिए। शर्मा जी, आप बेटे को ईसा के बारे में सब बता देना। आखिर उसे भी तो मालूम होना चाहिए कि बिटिया आगे पढ़ना चाहती है। यहाँ गांव में तो इंटर ही हो पाई है, तभी ईसा उनके लिए चाय पकौड़े मेज पर रख गई। पाठक जी, ईसा बेटा, कैसी हो बेटा, पहचाना मुझे? ईसा, जी अंकल जी, आप वही हैं ना जो मुझे एक बार चंडीगढ़ घुमाने ले गए थे, और तब तो मेरी माँ भी थी, और कहकर उदास हो गई। पाठक जी, हाँ बेटा, तब तुम अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, बहुत छोटी थी तब। पर बेटा उदास मत हो, अब तुम्हारी माँ नहीं रही तो कोई बात नहीं, अब तुम्हें माँ मिल गई है और जल्दी ही मिलाऊंगा। ईसा उनकी बात समझी नहीं कि कौन सी माँ मिल गई है। फिर शर्मा जी खड़े होकर ईसा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा ये सही कह रहे हैं, इन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है, और दीपा जी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। ईसा को बहुत अजीब सा लगा ये सुनकर, और वह आंखें झुकाकर अंदर तो चली गई और सोचने लगी कि मुझसे पूछा भी नहीं, रिश्ता भी तय कर दिया, और मैं अगर चली गई तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। साथ ही अपनी माँ को याद कर रोने लगी। काफी देर खिड़की से दूर काफी देर तक देखती रही। उधर पाठक जी शर्मा जी से विदा लेकर चले गए। शर्मा जी और पाठक जी बचपन के दोस्त थे। दोनों ही रायपुर गांव में रहते थे, पर शर्मा जी गांव में रह गए और खेती करने लगे, और पाठक नौकरी के लिए चंडीगढ़ चले गए। फिर उनका मिलना जुलना पहले तो होता रहता था, पर शादी के बाद धीरे धीरे कम होता गया। दोनों ही अपनी गृहस्थी में रम गए। बस साल 2 साल में भूले भटके मिल लेते थे। इस बार तो 8-9 साल में मिले थे, और मिलकर ही पता चला कि ईसा की माँ 5 साल पहले ही गुजर गई हैं। ईसा उनकी एक ही बेटी थी। शर्मा जी को बस यही चिंता थी कि उसके बाद उनका क्या होगा, और आज पाठक से मिलकर उनकी ये चिंता पल भर में दूर हो गई, जब उन्होंने अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लिया। ईसा और पढ़ना तो चाहती थी, पर घर की और अपने पापा की जिम्मेदारी के कारण वह बाहर नहीं गई। वह बहुत समझदार और सुघड़ थी। उधर पाठक जी ने दीपा को बताया कि दीपा बधाई हो तुम्हें, आज मैं ईशान का रिश्ता पक्का कराया। दीपा, अच्छा, पर मुझे बताया भी नहीं कैसी है लड़की। पाठक जी, लड़की ऐसी जो हमारे बेटे के लिए एकदम सही, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी, बहुत प्यारी बच्ची है, तुम देखोगी तो एकदम से पसंद आ जाएगी। और ईसा की फोटो दिखा दी, जो दीपा को देखते ही पसंद आ गई। दीपा जी, अच्छा, और एक कम से कम ईशान से तो पूछ लेते, वो तो अभी तैयारी नहीं है, दीपा ने बताया। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, पर मुझे यकीन है कि उसे भी पसंद आ जाएगी, पाठक जी ने कहा। अगले दिन खाने की टेबल पर ईशान खाना कम खा रहा था और फोन पर बात ज्यादा कर रहा था। दीपा ने कहा कि सानू बेटा, खाना तो ढंग से खा लिया कर, मैंने कितने प्यार से बनाया है तेरे लिए। ईशान ने अपनी माँ की तरफ बस आंखें झुकाकर ऐसे ही करने का इशारा किया, पर फिर से बातों में बिजी हो गया। पाठक जी सोच रहे थे कि वह ईसा के बारे में बात करेंगे उससे, पर वह खाना बीच में छोड़कर गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी ही बाहर चला गया, पर जाते जाते अपने माँ पापा को बाय बोल गया। दीपा जी, इस लड़के ने तो खाना भी ढंग से नहीं खाया, पता नहीं पूरा दिन काम कैसे करता है। पाठक जी, तुम क्यों उसकी चिंता में आधी हो रही हो, अपना नाश्ता करो, वो क्या छोटा बच्चा है, जब भूख लगेगी तो ऑफिस में कुछ खा लेगा। दीपा ने मुंह बनाकर कहा कि हाँ, आप तो बाप है ना, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके खाने या ना खाने से। पता नहीं जब से पुलिस अफसर लगा है, इसके दिन रात का कुछ पता ही नहीं रहता, कब आता है कब जाता है कोई हिसाब नहीं। अच्छा, लगाती रहती हो तुम हिसाब, अपना तो हो गया, मैं तो अपने कमरे में चला, तुम अब कुड़ती रहना दिन भर, शायद इसी से तुम्हारे बेटे का पेट भर जाए। कहकर पाठक जी तो अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लग गए। और करते भी क्या, अभी 2 महीने पहले ही तो रिटायर हुए हैं, पहले सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे।
अब उनकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी, पर ये सोच रहे थे कि ईशान से बात कैसे और कब करेंगे। तभी शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने कुशलक्षेम पूछकर कहा कि और पाठक, हो गई ना बेटे से बात? क्या कहा उसने? पाठक जी, हाँ भाई, बात तो अभी नहीं कर पाया, पर तुम चिंता ना करो, जल्दी करता हूँ। असल में उसकी नौकरी ही ऐसी है, बात करने का वक्त ही नहीं मिला। शर्मा जी को चिंता हो गई कि कहीं ईशान मना ना कर दे, पर सोचा कि चलो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। ईसा भी इसी बात की चिंता करती रही कि पता नहीं कौन है, कैसा है, पापा से इस बारे में कैसे बात करूं। एक रात जब वह अपने पापा को खाना दे रही थी, तो उसे उदास देखकर शर्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम इतना गुमसुम क्यों हो? ईसा, पापा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शर्मा जी, हाँ बेटा, कहो ना, जो भी कहना है। ईसा, पापा, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? शर्मा जी, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर कभी ना कभी तो करनी ही है। तुम कौन सा सारी जिंदगी मेरी देखभाल करती रहोगी? और वहाँ दीपा जी और पाठक जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। ईसा, और वो कैसे हैं? वह अचानक बचपने में कह गई और फिर खुद ही शर्मा कर अंदर भाग गई। शर्मा जी भी समझ गए कि उसकी बात तो सही है, जिसके साथ रहना है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, बचपन में ही देखा था उसे, कुछ याद नहीं। फिर जोर से कहा कि सुनो ईसा, वो भी अच्छा है, अरे सुनो तो। पर ईसा शर्म के कारण अपने पापा के सामने नहीं गई। अगले दिन ईसा की सहेली गौरी उससे मिलने आई। दोनों बातें करने लगी। ईसा ने कहा कि गौरी, तू अपने मंगेतर से बात करती है क्या? गौरी, हाँ, हर रोज रात को भाई के फोन से ऊपर छत पर जाकर धीरे धीरे बहुत देर तक बातें करती हूँ, बड़ा ही मजा आता है। ईसा, अच्छा, पर ऐसी क्या बातें होती हैं जो इतनी देर तक करती हो? गौरी, अरे शादी से पहले फ़ोन पर बातें करने का जो मज़ा है ना, सच्ची फिर नहीं है। पर तूने क्यों इतना पूछा पूछी लगा रखी है आज? पहले तो तूने कभी नहीं पूछा ये सब। गौरी ने उसके नज़दीक आकर उसकी चोटी को खींचकर पूछा। ईसा, अरे छोड़ना, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी चोटी को हाथ मत लगाया कर, समझी? और आगे आगे भागने लगी। और गौरी उसके पीछे। दोनों एक दूसरे के पीछे भागकर जब थक गईं, तो बेड पर एक साथ लेटकर हाँफने लगीं। फिर गौरी ने ही कहा कि अच्छा, बता ना, क्या बात है? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? पर जहाँ तक मेरा विचार है, इस गांव में तो तेरे लायक कोई लड़का ही नहीं है। पर तेरे लाल क्यों शर्म से लाल हो रहे हैं? अरे बता भी झल्ली। ईसा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, वो तो पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है। गौरी, कर दी ना वही गैरों वाली बात। मेरा रिश्ता जैसे ही हुआ था तो कैसे कूदती हुई तुझे बताने आई थी, पर तुमने तो खबर तक नहीं लगने दी। ईसा, चल, ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। तुम तो शादी करना चाहती थीं और खुश भी थीं, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। साथ ही मैंने उन्हें देखा तक नहीं। गौरी, अच्छा, तो मैंने भी तो एक ही बार देखा है अपने लड्डू को। ईसा, आए, नाम भी रख लिया, वो भी लड्डू। मोटी, तुझे तो मीठा कितना पसंद है कि नाम भी वैसा ही रख दिया। चल छोड़, पर अगर मैं चली गई तो पापा का ध्यान कौन रखेगा? गौरी, हाँ ये तो है, मैं तो इसी गांव में रहने वाली हूँ, मैं देख जाया करूँगी चाचा को, तू चिंता मत कर। मैं चाचा को बोलूँ क्या कि लड़के की फोटो सोटो तो मंगा लें? ईसा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल है क्या, मरवाएगी पागल। गौरी, अच्छा ठीक है, जब फोटो आ जाए तो मुझे दिखा देना, अब मैं चलती हूँ, लड्डू का फोन आने वाला है। कहकर वह चली गई। पर ईसा बस ये सोचने लगी कि पता नहीं वो कैसा होगा और मुझे पसंद करेगा भी या नहीं। पाठक जी का घर। आखिर 2 दिन बाद ईशान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी पाठक जी अंदर आए और पीछे पीछे दीपा जी भी आ गईं। ईशान, अरे पापा, आप मुझे बुला लेते, आप कहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए? पाठक जी, क्यों, मैं क्या इतना बुढ़ा हो गया हूँ? चल छोड़, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईशान, जी पापा, वो तो आपके यहाँ तक आने से पता चल ही रहा है, बैठिए। और अपनी माँ को भी बैठने को बोलकर सामने बैठ गया। पाठक जी, देख, ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मैं तुझे बताने आया हूँ कि हमने तेरे लिए एक लड़की देख ली है। अब तू बता कि शादी कब करनी है? मेरा मतलब छुट्टी कम से कम 1 हफ्ते की कब लेगा? ईशान अपनी सीट से खड़ा होकर गुस्से से बोला कि क्या लड़की देख ली है, पर क्यों? मेरा मतलब मुझे शादी नहीं करनी अभी।
दीपा जी, देख बेटा, पहले लड़की देख तो लो, फिर फैसला करना। बहुत ही अच्छी बेटी है। ईशान, पर माँ आप तो समझे मेरी बात। बीच में ही पाठक जी ने कहा। ईशान, मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर मैं जुबान दे चुका हूँ मेरे दोस्त को। तू ये बता कि छुट्टी कब ले रहा है, और हम तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं, तेरा बुरा नहीं चाहेंगे। ईशान, पर पापा प्लीज, जुबान देने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। पाठक जी, हाँ पूछ तो लेना चाहिए था, पर मुझे यकीन है तुम्हें वह जरूर पसंद आएगी। ईशान, ये तो बता दे कि कहाँ से है, कितनी पढ़ी लिखी है। पाठक जी झूठ बोल देते हैं कि वह ग्रेजुएट है और आगे भी पढ़ रही है। नाम ईसा है और हमारे ही गांव की है। ईशान और भी गुस्से से बोला कि क्या गांव की है, और आपको तो पता है ना, मुझे गांव की रहने वाली पसंद कैसे आ सकती है। उनके तौर तरीके कितने अजीब होते हैं। दीपा, बस करो सानू, ये मत भूलो, हम सब भी गांव से ही हैं। और जाते जाते ईसा की फोटो उसकी टेबल पर रख गई। ईशान के पास कोई जवाब नहीं था, तो पाठक जी ने पूछा कि तुमने अभी तक छुट्टी का नहीं बताया कि कब ले रहा है। ईशान ने हार मानते हुए कहा, कल शाम तक बता दूंगा। पाठक जी और दीपा अपने कमरे में चले गए। ईशान बेचैनी से यहाँ वहाँ चक्कर लगाता रहा। आज उसकी नींद उड़ी हुई थी। वह सोच रहा था, न जाने किस डफर को मेरे पल्ले बांध रहे हैं। वैसे तो ईशान ने अपने मम्मी पापा की कभी कोई बात नहीं टाली थी, पर शादी के लिए अभी रुकना चाहता था। असल में वह साथ साथ आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। उसका एक ही काम था, ड्यूटी और पढ़ाई। इसके अलावा वह कुछ और सोचता ही नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर शादी हो गई तो जिम्मेदारी में पड़ जाएगा और अपना मकसद पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। पर फिर भी अपने पापा की बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि वह दिल के मरीज थे और जल्द ही अवसाद में भी चले जाते। उसे आज उनके सामने गुस्सा करना भी बुरा लग रहा था। अगले दिन शाम को ही उसने अपने पापा को बोल दिया कि वह शादी के लिए तैयार है और 3 दिन बाद छुट्टी ले लेगा। लेकिन बस 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा वह छुट्टी नहीं ले सकता। ये सुनते ही पाठक जी और दीपा जी खुशी से उछल पड़े। कहा कि ईशान, आज तुमने हमारा जो मान रखा है ना, हमें तुम पर नाज है। पर बेटा, बस 3 दिनों में सारी रस्में कैसे होंगी। ईशान, पापा प्लीज, इससे ज़्यादा मैं अपना समय खराब नहीं कर सकता। दीपा, जो ईशान को अच्छे से समझती थी, कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस अपनी शादी के कपड़े चुन लेना, मैं यही मंगवा दूंगी। तुम्हारा समय भी बच जाएगा। और तूने फोटो तो देख ही ली है ना। ईशान, जो कि फोटो देखना ही भूल गया था, फोटो वैसे भी किताब के नीचे दब गई थी, उसने ऐसे ही कह दिया कि हाँ माँ, देख ली है। दीपा जी को तसल्ली हो गई कि चलो अच्छा है, इसका मतलब पसंद भी आ गई है, वरना मुझे इस बारे में जरूर कहता। पाठक जी ने शर्मा जी को फोन मिलाया और कहा कि अरे भाई साहब, अब तो बारात के स्वागत की तैयारी करो। हम आज से 3-4 दिन बाद आ रहे हैं अपनी ईसा को लेने। शर्मा जी, अच्छा, आज तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। और ईसा तो आपकी ही अमानत है, जब चाहें ले जाएं। बस एक बात और पूछनी थी कि ईशान को पसंद तो आ गई ना ईसा। पाठक जी, अरे भाई, पसंद आ गई तभी तो हाँ की है, और अब तो बस तुम तैयारियां करो। शर्मा जी ने ईसा को कहा कि बेटा, लो ये पैसे रख लो, बाजार चली जाओ, अपनी शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ। मैं तुम्हारी बुआ को भी बुला लेता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। ईसा, पर पापा इतनी जल्दी। हाँ बेटा, सारी तैयारी खुशी खुशी करना। तुम्हारी माँ होती तो सब अच्छे से कर लेती, पर अब तो तुम्हें ही सब देखना है। बुआ भी शाम तक आ जाएंगी। ईसा अपने पापा को खुश देखकर आगे कुछ बोली नहीं। पाठक जी और दीपा जी ने भी सारी तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि ईशान अपनी ड्यूटी और पढ़ाई में ही बिजी रहा। दीपा जी उससे कुछ भी पूछने या दिखाने जाती तो वह बस इतना ही कहता कि माँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, मुझे परेशान मत करो प्लीज। सारी रस्में शुरू हो गई थीं। उधर ईसा की बुआ ने आकर सब काम संभाल लिया था। उनके 2 बेटे थे जो शादीशुदा थे, पर दोनों ही नौकरी के कारण
दूसरे शहर रहते थे। वह अकेले ही पास के गांव में रहती थी। जिस दिन बारात आनी थी, गौरी बार बार ईसा को छेड़ रही थी कि भाई ईसा की बच्ची, रिश्ता पहले मेरा हुआ और शादी तेरी हो गई, और वो भी शहर में, मजे हो गए तेरे तो। पर ईसा अभी कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसे चिंता बस अपने पापा के अकेले रहने की थी। उसने अपनी बुआ को कहा कि बुआ, आप भी अब बस यहीं रह लें, दोनों एक दूसरे का सहारा बनोगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। कमला बुआ: हाँ बेटा, पर आती जाती रहूंगी, और तुम चिंता छोड़कर अपने घर परिवार में ठीक रहना। तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना, किसी भी बात को दिल पर मत लेना। वैसे तो मैं पाठक को जानती हूँ, भले लोग हैं वो, पर फिर भी अपनी तरफ से कोई कमी ना रखना। सब काम पूछकर और बताकर ही करना। ईसा अपनी बुआ के गले लगकर खूब रोई। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी बाहर से बारात आने का शोर सुनाई दिया। बारात में बस 2 गाड़ियां ही आई थीं, क्योंकि ईशान ने ज़्यादा लोग ले जाने से मना कर दिया था और बहुत ही साधारण तरीके से सब करने को कहा था। दीपा तो ईसा को देखते ही निहाल हो गई। ईसा इतनी प्यारी होगी उसने सोचा भी ना था। सब रस्में हुई। फेरों के वक्त ईसा का घूंघट था। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा ना देख सके। विदाई के वक्त ईसा अपने पापा के गले लगकर खूब रोई और बीच बीच में समझाती भी रही कि अपना ध्यान रखना, ऐसे करना वैसे करना। साथ साथ आंसू पोंछती। बुआ ने भी उसे अच्छे से प्यार से पुचकार करके विदा किया। ईसा के बार बार अपने पापा के गले लगने से गठजोड़ ईशान के गले से खिंच जाता और वह उसे फिर गले में डाल लेता। वह उसके बहुत रोने से परेशान हो रखा था। सोच रहा था, इतना ही दुख है जाने का तो तुम रह लो ना यहीं। फिर विदाई हुई। कमला बुआ और गौरी ने ईसा को उसके पापा से ऐसे जुदा किया जैसे किसी चिड़िया के छोटे से बच्चे को उसके घोंसले से जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, जबकि उसे उड़ना ही ना आता हो। दीपा ने ईसा को सीने से लगा लिया। फिर दोनों गाड़ी चल पड़ी। पर चलने से पहले दीपा जी ने ईसा का घूंघट खोल दिया। रो रो कर उसकी बुरी हालत जो हो गई थी। रास्ते में काफ़ी देर तक वह रोती रही, जबकि ईशान फ़ोन कॉल करता रहा और कहीं बाहर ही देखता रहा। गाड़ी में वो दोनों पीछे थे और एक दूर के मामा आगे बैठे थे, जो बैठते ही सो गए थे। ईसा अभी भी सुबक रही थी। ईशान को फ़ोन पर बात करते हुए उसके सुबकने से परेशानी हो रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, तुम चुप हो जाओगी आज, या मैं गाड़ी रोककर बाहर जाकर बात करूं? ईसा ईशान की बात सुनते ही सहम कर ऐसे चुप हुई कि उसकी चू भी नहीं निकली और आंसू पोंछकर खिड़की से बाहर देखने लगी। सोचने लगी कि ये तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं, पता नहीं मेरा अब क्या होगा। कान्हा जी रक्षा करना। ईशान की डांट सुनकर ईसा चुप होकर बाहर देखने लगी तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई कि शादी हो गई है और साथ में कौन बैठा है। जैसे जैसे शहर में जाते जा रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वह हैरान थी। चौड़ी सड़कों पर इतनी सारी गाड़ियां भागी जा रही थीं। जब उसने लड़कियों को छोटे कपड़ों में लड़कों के हाथों में हाथ डाले देखा तो झट से शीशा ऊपर किया और ईशान को कहा कि देखा आपने कैसे वो लड़की चिपकी हुई है लड़के से। पर ईशान का ध्यान तो कहीं बाहर था और उसकी आवाज़ सुनकर वह जैसे ही उसकी तरफ पलटा, तब तक ईसा को याद आ गया था कि वह इस वक्त कहाँ है। ईशान ने भी दोबारा पूछा नहीं कि वो क्या कह रही थी। थोड़ी ही देर में घर के आगे गाड़ी रुकी। ईशान झट से उतर गया। ईसा बैठी रही, सोच रही थी कि मुझे कब उतारेंगे। तभी दीपा जी की भाभी ने दरवाज़ा खोला और ईसा को हाथ पकड़कर बहुत प्यार से उतारा। दीपा जी दोनों की आरती उतारकर उन्हें अंदर ले गईं। सब बहुत खुश थे। ईसा नजरें झुकाए चुप बैठी रही और बार बार अपने सर पर पल्लू करती रही। ईशान तो अंदर आते ही अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और एसी चलाकर सो गया। काफ़ी देर बाद दीपा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और ईसा को कमरे में ले आई और कहा कि जाओ बेटा, पहले तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर तुम दोनों नीचे आ जाना, पूजा करवानी है। ईशान: पर माँ, आप दूसरे कमरे में ले जाती हैं इसे, मेरी नींद ही खराब कर दी। दीपा जी ने ईशान को आंखें दिखाकर चुप रहने को कहा।
और ईसा के सामने उसका बैग खोलकर और एक साड़ी निकालकर कहा कि अब तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ। ईसा साड़ी हाथ में लेकर सोचने लगी, पर मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती, पर कहा कुछ नहीं। उधर ईशान फिर से एक झपकी लेने के लिए वापस लेट गया। ईसा फ्रेश होकर उल्टी पुल्टी साड़ी लपेटकर बाहर आई। ईशान की उसकी तरफ पीठ थी। वह शीशे में खुद को ठीक करने लगी। तभी दीपा जी ने दरवाजा खटखटाया और पूछकर अंदर आ गईं। तो ईसा को जब मायूस सा देखा तो कहा कि क्या हुआ मेरी बच्ची। ईसा, आंटी जी। और साड़ी की प्लेट्स जो उसने ऐसे ही अटका रखी थीं खुल गईं। दीपा जी की हंसी छूट गई और बोली कि बस इतनी सी बात, और जल्दी से साड़ी ठीक से बांधी, उसके बाद सही किए, सभी जेवर पहनाए। साथ ही कहा कि ईसा, मुझे तुम आंटी नहीं माँ बोलो, ठीक है। ईसा, जी आंटी, मतलब माँ। दीपा उसके रूप को देखकर मोहित हुए जा रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, रंग हल्की लालिमा लिए पर चमकदार, गाल एकदम गुलाबी, और होठ तो जैसे दो पंखुड़ी। अपने आँख के काजल लेकर ईसा के कान के पीछे लगा दिया, लगाते हुए बोली कि नजर ना लगे मेरी बच्ची को। तुम नहीं जानती ईसा, तुमने आज मेरी बेटी बनकर सारे खालीपन को भर दिया। ईसा भी उनके पांव छूकर उनके गले लग गई, पर उसके मन में एक कौतूहल था कि जिसके साथ शादी हुई है, ना तो उसे मैंने देखा और ना ही उसने मुझे देखा, और जब से आए हैं सो रहे हैं। क्या उन्हें बात भी करने की फुर्सत नहीं है? अजीब आदमी है। फिर उसे दीपा जी नीचे ले गईं और जाते जाते ईशान को आवाज़ लगाई कि ईशानू, जल्दी उठकर नीचे आओ, 5 मिनट में, समझे। ईशान की आंख खुल गई थी और वह नीचे चला गया। दोनों के हाथ से पूजा कराई गई। ईशान ने एक बार भी ईसा को देखने की कोशिश नहीं की, और ईसा तो शर्म के कारण कैसे देखती। उसके बाद खाना खाने बैठे। ईशान जल्दी जल्दी खाकर ऊपर चला गया और पढ़ने बैठ गया। ईसा को दीपा जी ने बहुत प्यार से खाना खिलाया और फिर उसे उसके कमरे में छोड़ने गईं तो देखा कि ईशान अपनी किताबों में डूबा है। ईसा को 2 मिनट बाहर रुकने को कहकर ईशान के पास जाकर बोली कि क्या सानू, कम से कम 3 दिन तो किताबों को भी सांस ले लेने दे, और नई दुल्हन को लेकर आज ही आया है, जरा उससे भी बातें कर। ईशान, माँ कर तो ली शादी, और आपको पता है ना मेरा मकसद, और बस आप उसे ये जरूर कहकर जाना कि मुझे परेशान ना करे। दीपा जी, हे भगवान, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा। आज ही तो तू अपनी दुल्हन लेकर आया है और कह रहा है कि वो तुझे परेशान ना करे। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी वजह से भी उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और ईशान के हाथ में एक डिब्बी पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ईसा को मुंह दिखाई दे देना। ईशान, क्या ये जरूरी है? दीपा जी, हाँ बहुत जरूरी है, मैंने कह दिया ना। और बाहर से ईसा को बुलाकर बेड पर बिठा दिया और कहा, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। ईसा की दीपा जी के जाते ही धड़कनें बढ़ गईं। एसी में भी पसीना छूटने लगा। जो उसने अपनी सहेलियों से सुहागरात के बारे में सुन रखा था, वो भी मनगढ़ंत सोच सोच कर आधी हुई जा रही थी। जहां ईसा का ये हाल था, वहीं ईशान को किताबों से फुर्सत नहीं थी। उसकी ईसा की तरफ पीठ थी। ईसा बार बार झांक रही थी कि वह कब उठेगा और फिर वो भी उसे देख सकेगी। पर 2 घंटे तक ईशान को कुछ याद ही नहीं रहा, और थकान तो उसने सोकर दूर कर ही ली थी। इधर ईसा इंतजार करते करते सो गई। काफी देर बाद ईशान पानी लेने के लिए उठा तो उसका हाथ डिब्बी से टकराया। तब उसे याद आया कि माँ ने क्या कहा था। वह हाथ में डिब्बी लेकर अपने बेड की ओर जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे एक सौंधी सी महक मदहोश कर रही थी। उसने ईसा को आज पहली बार देखा था, पर देखता ही रह गया। उसके सर से पल्लू सरक गया था। वह एक कोने में छोटे बच्चे की तरह सिमटी हुई सी पड़ी थी। बंद आंखें भी बोलती सी नजर आ रही थीं। दोनों हाथों को इकट्ठा करके अपने चेहरे के पास रखकर सोती हुई ईसा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके नाक की नथ उसे परेशान कर रही थी, जिससे वह बार बार नींद में भी उसे उतारने की कोशिश तो कर रही थी, पर उतार नहीं पाई। साथ ही बीच बीच में कपकपा भी रही थी। ईशान का मन तो किया कि उसे उठाकर कह दे कि कपड़े चेंज कर ले, पर सोचा कि कहीं इसकी नींद खराब ना हो जाए।
फिर कुछ कहा नहीं, बस उसके ऊपर एक कंबल डालकर दूर खड़ा ही थोड़ी देर देखता रहा। ईसा के बालों में लगा गजरा उसे पागल सा कर रहा था, पर फिर उसे याद आया कि उसे पहले अपना सपना पूरा करना है। पर एक बात के लिए उसे शांति मिल गई कि लड़की तो सुंदर है, भले ही रंग थोड़ा मध्यम है। और उसके सिरहाने डिब्बी रखकर वहां से अपना तकिया उठाया, लाइट ऑफ की और सोफे पर जाकर सो गया। सुबह ईसा की जल्दी ही आंख खुल गई तो उसने अपने ऊपर कंबल देखकर पहले तो सोचा कि ये किसने किया। फिर पास रखी डिब्बी पर नजर पड़ी, खोलकर देखा तो उसमें बहुत प्यारी अंगूठी थी। देखकर खुश तो हुई, सोचने लगी कि जब मैं जाग रही थी तब देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। फिर उसकी नज़र सामने ही सोते हुए ईशान पर पड़ी तो देखती रह गई। वह सोचने लगी, कितने सुंदर हैं ये, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हैं। ईशान था भी बहुत सुंदर, उसकी सीधी ऊंची नाक और गुलाबी होठ, लंबा चेहरा, करीने से सेट छोटे बाल, हल्की भूरी मूछें एकदम गजब थीं और सोता हुआ किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ईसा सोचने लगी, जाने कब मेरी आंख लग गई, इन्होंने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा होगा, पर मुझे जगा तो सकते थे। चलो छोड़ो, अच्छा हुआ जो नहीं उठाया। और वॉशरूम जाने लगी, पर उसकी भारी पायल के शोर से ईशान की भी आंख खुल गई। तब तक ईसा वॉशरूम जा चुकी थी। ईशान भी उठकर बैठ गया। तभी ईसा खुले बालों में पीले रंग का सूट पहनकर आई। ईशान की नज़रें उस पर ठहर सी गईं। ईसा ने देखा ही नहीं कि ईशान उठ गया है। वह अपने गीले बालों को शीशे के सामने सुखाने लगी। उसे शीशे से ही दिखाई दिया कि ईशान उसकी तरफ ही देख रहा है। वह शर्म के कारण पहले अपनी चुन्नी संभालती है और नजरें झुकाकर बाल बांधने लगी। ईशान उसके कमर से नीचे तक के बालों को देखकर हैरान था। वह खड़ा हुआ और ईसा की तरफ बढ़ने लगा। ईसा तो जैसे ही जम सी गई, वह उसकी ओर पलटी। ईशान, ईसा, ईसा, जी जी। ईशान, तुम्हारे पास कोई हल्की पायल हो तो वो पहन लो, ठीक है, मुझे इनका शोर परेशान सा करता है। ईसा हिम्मत करके एक नज़र उसकी ओर देखती है तो ईशान तब तक कहकर पलट चुका था और जाते जाते कहा कि और ये तुम्हारे गीले बालों के कारण सारा फर्श गीला हो गया, तो आइंदा ध्यान रखना, ओके। वह इतना कह ही रहा था कि उसका पाँव फिसलने ही लगा था। तभी ईसा ने बड़ी फुर्सत से जाकर उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। ईसा के बालों की खुशबू एक बार के लिए ईशान को पागल कर रही थी, क्योंकि बाल उसके मुंह पर आ गए थे और ईसा भी ईशान की छोटी और गहरी आंखों में जैसे खो गई थी। पर ईशान जल्दी ही संभल कर खड़ा हो गया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना। ईसा, जी वो मैं आगे से ध्यान रखूंगी, सॉरी। पर तब तक ईशान वॉशरूम में चला गया था, पर उसकी मीठी बोली उसके कानों में शहद घोल रही थी। इधर ईसा कभी ये सोच रही थी कि कौन अपनी नई दुल्हन से ऐसे बात करता है, और फिर उस पल को सोचकर रोमांचित होने लगी जो कुछ देर पहले हुआ था। फिर सारे फर्श को सुखाया और बाल बांधने लगी। तब तक ईशान बाहर आया और मेड रानो को आवाज़ लगाई कि रानो, तुम आज चाय लाना भी भूल गई हो क्या? और बड़बड़ करने लगा कि यहाँ तो सबको बस अपनी ही पड़ी है, सारा रूटीन खराब हो गया है। ईसा उसे ऐसे बोलते देखकर डरी हुई सी एक तरफ खड़ी थी, पर उसकी चूड़ियाँ उसके थोड़ा बहुत हिलने से भी शोर कर रही थीं और ईशान फिर उसे घूरने लगा। ईसा वहाँ ऐसे खड़ी रही जैसे कोई अपराधी हो। तभी रानू ने पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं भैया? ईशान, आ जाओ, तुम तो पहले ही लेट हो। रानू अंदर आने लगी तो ईसा ने उसे चाय की ट्रे पकड़कर कहा कि दीदी लाओ, मुझे दे दो। रानू चली गई। जाते जाते बोली, भाभी आपकी चाय भी है, ले लेना, अम्मा ने कहा है। ईसा बस हंस देती है और चाय केतली से कप में चाय डालने लगी। तब तक ईशान सोफे पर बैठ गया था। उसे कांपते हाथों से चाय पकड़ाकर ईसा ने उठकर अपने कपड़े बैग से निकालकर बेड पर रख दिए, जबकि उसका मन भी चाय पीने का हो रहा था। पर ईशान के सामने उसे शर्म आ रही थी और न ही ईशान ने कहा। मन में ईसा खींच रही थी कि कैसा इंसान है ये, हमारे गांव में तो राह चलते को भी चाय पानी पूछ लेते हैं, और एक ये है अपनी पत्नी को भी नहीं पूछ रहे। ईशान ने देखा कि ईसा ने पूरे बेड पर कपड़ों की तह लगा दी है। सोचने लगा कि पूरी रात सोफे पर सोने से वैसे ही कमर अकड़ गई है
और इस लड़की ने अब भी बेड पर बैठने लायक जगह नहीं छोड़ी। वह उसे कहने ही वाला था कि सब कुछ उठाए वहाँ से, तभी दीपा जी कमरे में आ गईं और ईसा को देखकर कहा कि ईसा बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस रंग में। और हाँ, तुमने चाय पी या नहीं? ईसा ने पहले उनके पाँव छुए और कहा कि जी माँ, मैं पी लूँगी। और माँ, मैं ये कपड़े कहाँ रखूँ? दीपा जी ने उसे सामने ईशान की अलमारी दिखाते हुए कहा कि बेटा वहाँ रख लो। और हाँ, चाय पीकर तैयार हो जाओ, तुम्हें पगफेरे के लिए घर जाना है। ईसा खुशी से चहकते हुए बोली, क्या सच में? मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। उसे खुश देखकर ईशान ने अपने मन में कहा कि जैसे पता नहीं कितने साल हो गए यहाँ आए। चहक तो ऐसे रही है। दीपा जी, हाँ बेटा, ये रस्म है और शाम तक वापस आ जाना तुम दोनों। और ईशान की तरफ देखकर कहा कि ठीक है ईशान, तैयार हो जाओ, फिर निकलना है तुम दोनों को। ईशान, पर मैं क्या करूँगा वहाँ? दीपा जी, मैंने कहा ना रस्म है। और चलो चाय डालकर दो ईसा को, अकेले पी रहा है। ईशान, तो मैंने कब मना किया है, ये रखी तो है। दीपा जी उसे फिर आंखें दिखाकर बोली, ईशान थोड़ा तो समझा करो, वो अभी नई है, अपने आप खाने पीने में उसे शर्म आएगी। ईसा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ले लूँगी अपने आप। दीपा जी, बहुत अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। तैयार होकर नीचे आ जाओ तुम दोनों, और मैं नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हूँ। फिर साड़ी निकाल कर दी और कहा कि ये पहनकर ओके, मुझे बुला लेना, कोई मदद चाहिए तो। ईसा, जी माँ, ठीक है। दीपा जी के जाने के बाद ईसा चाय पीने लगी और ईशान बेड पर पड़े उन कपड़ों को देखकर अपना खून जलाने लगा। सोचने लगा कि अगर ये सारे कपड़े मेरी अलमारी में गए तो मुझे तो मेरे कपड़े ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा। फिर अलमारी खोली और देखकर अपने आप से कहने लगा कि अब तक तो बेचारे खुलकर सांस ले रहे हैं, पर न जाने थोड़ी देर बाद क्या होगा इनका। ईसा भी चोरी छिपे उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रही थी। ईशान तो नहाने चला गया और ईसा ने तब तक सारे कपड़े लगा दिए। जब ईशान बाहर आया तो ईसा साड़ी पहन चुकी थी और अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। ईशान उसके सलोने से रूप को देखकर खोसा गया और शीशे की तरफ बढ़ने लगा। ईसा को लगा कि वह उसके नज़दीक आ रहा है। वह दूर हटने लगी, लेकिन ईशान ने उसके सामने से कंघी उठाई और करने लगा। ईसा बाहर की तरफ जाने लगी तो पीछे से ईशान ने कहा, सुनो। ईसा एकदम से रुक गई पर पलटी नहीं। कहा, जी कहिए। ईशान, मैंने कहा था ना कि ये पायल उतार कर कोई और पहन लो। ईसा, जी अभी तो यही है मेरे पास, कहकर नीचे चली गई। ईशान अपने आप से बोला, डफर कहीं की, जब से आई है छम लगा के रखी है, सिर दर्द कर दिया है। फिर उसकी नज़र बेड पर गई, देखा तो वहाँ एक भी कपड़ा नहीं था। सोचा कि भर दिया सब अलमारी में, और अलमारी देखने लगा तो वहाँ भी उसके कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वह सोच ही रहा था कि कहाँ रखे इसने इतने सारे कपड़े, पर तभी दीपा जी ने आवाज़ लगाई कि सानू जल्दी आओ बेटा। दीपा जी ईसा को देखकर बोली, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छे से साड़ी बांध ली है। और पाठक जी को कहा कि बड़ी होशियार है मेरी बच्ची, एक बार में ही सब सीख गई। आओ बेटा बैठो। और ईशान कहाँ है? ईसा कुछ बोलती तभी पीछे से ईशान आ गया और कहा कि माँ, नाश्ते में क्या बना है? दीपा जी, आ बैठ तो सही, सब तेरी ही पसंद का है, छोले पूरी और रायता। चलो शुरू करो। सब बैठ जाते हैं। दीपा जी अपने हाथों से ईसा की थाली लगाती हैं तो ईशान ने कहा कि माँ, आपको याद है मेरी थाली आपने कब लगाई थी? पाठक जी, तुम किसी को थाली लगाने का मौका ही कब देते हो, हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो, कहकर हंसने लगे। दीपा जी ने कहा कि चलो आज मैं ही लगाती हूँ तुम्हारी थाली भी, और दोनों को देकर उनके सामने बैठ गईं। ईसा ने बहुत थोड़ा सा खाया, पर दीपा जी के बार बार कहने पर उसने थोड़ा और खाया। ईशान खाना खाकर उठ गया तो पाठक जी ने कहा कि अच्छा, तुम दोनों अब चले जाओ और पहुंचकर फ़ोन कर देना। ईशान, आज ही जाना ज़रूरी है क्या? दीपा जी, हाँ बेटा, आज ही ज़रूरी है, मैंने मिठाई वगैरह सब रख दिया है गाड़ी में, तुम आराम से चले जाओ। ईसा ने पाठक जी व दीपा जी के पाँव छुए और कहा कि माँ, आप भी चलिए ना हमारे साथ। दीपा जी, नहीं बेटा, तुम दोनों ही जाओ, यहाँ सभी मेहमानों को भी विदा करना है। और हाँ, ये बार बार सर पर पल्लू करने की जरूरत नहीं है,
तुम हमारी बेटी हो तो बेटी बनकर रहो। ईसा: जी माँ। तब तक ईशान भी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर आवाज़ लगाने लगा। कहा कि माँ, अब जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। दीपा जी: हाँ बेटा। और ईसा को गाड़ी तक छोड़कर आ गईं। ईसा गाड़ी में बैठकर बार बार पीछे मुड़कर दीपा जी को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी माँ से विदा होकर देखती है और हाथ हिलाती है। ईशान ने तेज गति से गाड़ी चलाना शुरू किया, जिससे ईसा बार बार दाएं बाएं लुढ़क रही थी, पर ईशान का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, न ही ईसा ने कुछ कहा। इसी तरह एक बार झटके से वह आगे की ओर झुक गई तो उसका हाथ लगते ही म्यूजिक सिस्टम चल पड़ा। गाने की आवाज़ से ईशान ने ईसा की तरफ देखा। वह भी हैरान होकर देखने लगी, पर गाना पूरी तरह से चल रहा था। सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ईशान जल्दी से सिस्टम बंद कर देता है। तभी ईसा बोली कि अरे आपने क्यों बंद कर दिया? ये तो मुझे बहुत पसंद है, चलने दीजिए ना। ये सुनकर ईशान ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई मुजरिम हो। ईसा भी मुंह बनाकर बाहर देखने लगी, पर साथ ही ईशान को कहा कि अच्छा ठीक है, पर अब आप गाड़ी धीरे चलाइए। और मन में कहा कि वरना फिर देखो। सोचने लगी, अजीब इंसान है, इतना प्यारा गाना था बंद कर दिया। कहीं ये सच में हिटलर तो नहीं, शेर सिंह कहीं के। ईशान ने थोड़ा धीरे चलाना शुरू किया और मन में सोचने लगा कि हुक्म तो मैडम ऐसे चला रही हैं जैसे महारानी हो कहीं की। वह हूँ जोर से करता है। तो ईसा ने कहा कि कुछ कहा आपने? ईशान बस नामे सर हिला देता है। थोड़ी देर में ईसा की आंख लग गई और उसका हाथ गियर पर था। जब ईशान ने गियर लगाया तो उसके हाथ पर हाथ रख गया, जिससे ईसा की आंख खुल गई और अपना हाथ वहां से हटा लिया। ईशान को भी उसके हाथ को छूकर एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। एक पल के लिए उसने ईसा को नज़र भर कर देखा, जबकि ईसा का ध्यान सामने सड़क पर था। ईशान ने सोचा कि ये कहीं से भी ग्रेजुएट तो नहीं लग रही, बिल्कुल बच्ची सी लगती है और हरकतें भी बच्चों जैसी। इसके थोड़ी ही देर बाद ही ईसा का गांव आ गया। वह बाहर देखकर बहुत खुश हो रही थी। चारों तरफ झांक झांक कर ऐसे देख रही थी जैसे बहुत सालों बाद आई हो। जैसे ही घर के आगे गाड़ी रुकी तो वह कूदकर उतर गई और उछलती हुई अंदर गई, पर सामने ही पापा को देखते ही भावुक हो गई, दौड़कर गले लग गई। काफ़ी देर तक ऐसे ही लिपटी रही, सुबकती रही। उसकी बुआ ने ही उसे शर्मा जी से अलग करते हुए पहले गले लगाकर चुप कराया और फिर कहा कि पागल लड़की, देख कैसे खाली हाथ अंदर घुस गई, कोई सामान तो उठा लाती। देख बेचारे दामाद जी सब अकेले ही लेकर आ रहे हैं। ईसा ने पलटकर देखा तो ईशान के दोनों हाथों में सामान था। बुआ और शर्मा जी ने भागकर सामान लिया और ईशान को बैठने को बोला। बुआ जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लगाने लगी। ईसा भी रसोई में उनकी मदद करने लगी। तभी गौरी आई और ईसा की बाह पकड़कर कमरे में ले गई और उसे देखते ही बोली, भाई ईसा, तू तो एक दिन में ही मेम नजर आने लगी। तेरा चेहरा तो कितना निखर गया है। ईसा: हाँ हाँ, उड़ा ले मेरा मजाक। मैं यहाँ साड़ी और इन सब गहनों में दबी जा रही हूँ और तुझे मजाक लग रहा है। गौरी: चल ज्यादा नौटंकी ना करते हुए सब बता दे कि क्या क्या हुआ, मेरे काम आएगा। ईसा: क्या मतलब? गौरी: ए झल्ली, ज्यादा सियानी ना बन, तुझे पता है मैं क्या पूछ रही हूँ, समझी? ईसा: तेरा दिमाग खराब है क्या? सच में नहीं पता कि तू क्या पूछ रही है? और पहले मैं कोई सूट पहन कर आती हूँ, फिर बात करते हैं। वह कपड़े बदलने चली गई, पर जल्दबाजी के कारण बरामदे से जाते हुए वह साड़ी में पांव फंसने से गिरने ही वाली थी कि ईशान, जो वहीं सामने ही बैठा था, ने आकर उसे कमर से पकड़कर बचा लिया। इस बार ईसा की आंखें खुली की खुली रह गईं और ईशान उसकी खुशबू से फिर महक उठा। वो तो जब बुआ ने गली से आवाज लगाई तो ईशान ने धीरे से ईसा को खड़ा किया और वापस आकर बैठ गया। ईसा भी वहां से शर्म के कारण भाग गई। अंदर गई तो गौरी ने फिर वही सवाल शुरू कर दिए, पर इस बार ईसा होश में नहीं थी। वह बेड पर लेटी छत को ताकती हुई न जाने कौन से हसीन ख्वाब बुनने लगी। गौरी: तू बता रही है या मैं जाऊं? ईसा बैठकर बोली, अच्छा पूछ, क्या बात है? गौरी उसके सामने
आलती पालती मारकर दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रखकर आंखें बड़ी करते हुए बोली कि झल्ली बताना, सुहागरात कैसी रही। ईसा सोच में पड़ गई कि इसे क्या बताऊं। उधर गौरी बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। ईसा, वो असल में गौरी, असल में मैं गौरी। अरे मैं क्या कर रही है, बोल भी दे। ईसा, मेरी आंख लग गई थी कहकर वहां से उठ गई, जबकि उसे नहीं पता था कि ईशान तो जानबूझकर आया ही नहीं था। वो तो बस अपनी माँ के कहने पर डिब्बी जरूर रख गया था। गौरी का सारा उत्साह पल भर में गायब हो गया और कहा, धत तेरे की, मैं यहाँ कब से सब सुनने के लिए मरी जा रही हूँ और तू है कि सो गई थी, तुझे उठाया नहीं जी जाने। ईसा, पता नहीं, मेरी आँख तो सुबह ही खुली ना। अच्छा छोड़ सब, तूने कहा था ना कि तू पापा का भी ध्यान रखा करेगी। गौरी, हाँ हाँ, आती रहूँगी उनसे मिलने, और वैसे भी अभी तो बुआ हैं कुछ दिन। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। जो पूछने आई थी उस पर तो तूने पानी फेर दिया। वैसे तू कब जा रही है। ईसा, शायद शाम को, पर जाने से पहले खेत वाले मंदिर जाऊंगी, तू भी आ जाना। गौरी, देखती हूँ, और गले लगकर चली गई। तभी बुआ ने आवाज लगाई कि ईसा जरा बाहर तो आओ। ईसा, जी बुआ। बुआ, अरे चल खाना बनाते हैं, ईशान बेटा को भूख लगी होगी। ईसा रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और बुआ ने खाना परोसा। शर्मा जी और ईशान ने एक साथ बैठकर खाना खाया। ईशान ने थोड़ा सा ही खाना खाया क्योंकि सब्जी में बहुत सारा देसी घी और साथ में घी शक्कर, फिर भी उसने थोड़ा सब खाया, जबकि वह घी खाता भी नहीं था। सोचा कि अगर मना किया तो बुरा लगेगा। खाने के बाद शर्मा जी ने ईशान को कमरे में जाकर आराम करने को कहा। वह अंदर चला गया और अपने घर फ़ोन किया, जो कि वह पहले भूल ही गया था। फिर ऐसे ही फ़ोन में कुछ देखने लगा। वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। ईसा बाहर बुआ के साथ बैठी थी। बुआ ने प्यार से समझाया, जो कि मायके में हर माँ अपनी बेटी को अच्छी सीख देती है, और कहा कि अभी तुम अपने आप से आगे पढ़ने के लिए मत बोलना। भैया ने पाठक को तो बोल ही दिया था, इसलिए वो अपने आप देख लेंगे क्या करना है। ईसा पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम बस हाँ हूँ करती रही। फिर ईशान बाहर आकर शर्मा जी से बोला कि मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि मौसम बारिश का लग रहा है। शर्मा जी, जो कि यही कहना चाहते थे कि मौसम खराब हो रहा, इससे पहले ठीक ठाक घर पहुंच जाएं तो अच्छा है, पर अपने मुंह से क्या कहते। ईशान की बात सुनकर कहा कि हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, पर थोड़ा आराम से जाना। ईसा की इस बात पर हंसी छूट गई, ये सोचकर ही कि हाँ जरूर, बहुत आराम से। तो बुआ ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को तैयार होने को कहा और अंदर जाकर तैयार हो गई, और फिर से जाने का सोचकर उसकी आंखें भर आईं। पर शर्मा जी और बुआ ने उसे प्यार से बहुत सारे उपहार, मिठाइयाँ देकर दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। वह काफ़ी देर तक फिर सुबकती रही, जिससे ईशान को गुस्सा आ गया। कहा कि ईसा, ऐसा करो, तुम यहीं रह लो ठीक है, या फिर रोना बंद करो। ईसा को भी अब ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने ईशान की ओर देखकर आंसू पोंछते हुए कहा कि तो आसान होता है कि अपना घर छोड़ना, बताइए। ईशान भी उसकी पहली बार बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि अच्छा, तो जवाब देना भी आता है, अच्छी बात है। कुछ देर रुककर कहा कि अच्छा, तो कौन सा तुम्हें जेल में डाल दिया है, और कल ही तो गई थी, तो आज भी रो रही हो। ईसा अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, हाँ तो रोना तो आता ही है ना, अपने घर को छोड़ते हुए, पर आप आदमी लोग ये सब नहीं समझोगे। इस बार ईशान की थोड़ी हंसी छूट गई, पर उसने जल्दी ही दबा ली। तो ईसा ने उसकी ओर हैरान होकर कहा कि ओह, तो आप हंसते भी हैं। इस बात पर ईशान चुप होकर सोचने लगा कि सच में आज पता नहीं कितने टाइम बाद हंसा हूँ। ईसा बार बार उसे चोरी से देख लेती जब वह धीरे धीरे हंसता, और सोचती कि कितने अच्छे लगते हैं हंसते हुए, काश ये ऐसे ही खुश रहें। कुछ देर ईसा और ईशान खामोश रहे। ईसा बाहर देखती रही और अपने बचपन को याद करने लगी कि कैसे वह पापा की उंगली पकड़कर साथ साथ रहती, कभी जिद करती तो कभी रोकर अपनी बात मनवाती। माँ जब उसे डांटती तो वह पापा के पीछे छुप जाती और पापा हमेशा उसे प्यार से समझाते। उसे याद आया कि स्कूल से आते वक्त
जब तक झोली भरकर कच्ची अंबियां न तोड़ लेती थी, वापस घर न जाती। घर जाकर चाहे बदले में कितनी भी डांट क्यों न खानी पड़े, जब तक माँ थी गौरी के साथ मिलकर खूब मस्ती करती थी। पर माँ के जाने के बाद सारी अटखेलियाँ भूल गई। अब तो बस घर की जिम्मेदारी में फंस गई थी और अपने पापा की देखभाल में साथ साथ पढ़ाई में भी गंभीर हो गई थी। उसे अपनी माँ की बात याद आती थी, मेरी बेटी गांव में सब बच्चों से ज़्यादा पढ़कर दिखाएगी। इसी कारण वह खूब पढ़ती थी। बस दुख इस बात का था कि आगे की पढ़ाई गाँव में नहीं कर सकी। तभी ईशान ने अचानक ब्रेक लगाया और वह अपनी सोच से बाहर निकली। उसका सिर आगे लगते लगते बचा। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कहती इससे पहले ही ईशान ने बाहर की तरफ हाथ का इशारा किया और कहा कि वहाँ नहीं चलोगी। ईशान ने सामने मंदिर देखा और हैरान होकर बोली कि आपको कैसे पता कि मुझे वहाँ जाना था? ईशान, जब तुम अपनी सहेली गौरी से कह रही थी तो मैंने सुन लिया था। ईशा को बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि उसे उसकी इच्छा याद रही। वह उतरकर बोली, धन्यवाद ईशान, चलो। दोनों मंदिर गए, भगवान शिव के दर्शन किए और ईशा ने बहुत धन्यवाद किया कि हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना, सबको खुश रखना, और कहा कि वैसे तो मुझे शादी से कोई समस्या नहीं है, पर ये जो शेर सिंह हैं ये समझ नहीं आ रहे, पर जैसे भी हैं इन्हें आशीर्वाद देना। ईशान, अब चलो भी। ऐसी कौन सी लंबी बातें शुरू कर दी तुमने? बारिश आने वाली है। ईशा ने आंखें खोलकर देखा तो ईशान ये बात कहते ही गाड़ी के पास चला गया था। वह जाने लगी और तभी बारिश आ गई। ईशा वहीं खड़ी होकर बारिश में भीगने लगी और झूमने लगी। बोली, वाह भोलेनाथ, तूने तो आज बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। तब तक ईशान गाड़ी में बैठ चुका था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईशा पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह वहीं से चिल्लाया, ईशा, अरे तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन भीगता है भला? पर ईशा को कुछ सुनाई नहीं दिया। ईशान का मन तो कर रहा था कि वह उसे खींच कर ले आए, पर उसे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे आवाज़ देता रहा। ईशा थोड़ा गाड़ी के नज़दीक आकर बोली, अरे आप भी बाहर आइए ना। ये क्या बुड्ढों की तरह छुपे बैठे हो, आओ ना। ईशान उसे भीगते हुए देखकर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, बस आंखें खुली रह गईं। उसकी अल्लड़ हरकतें उसे पागल कर रही थीं। जब वह हाथों में पानी इकट्ठा करके अपने मुंह पर मार रही थी, उसकी तंद्रा तब टूटी जब ईशा ने हाथ में बारिश का पानी लेकर उसके मुंह पर फेंक दिया। ईशान को होश आ गया और साथ ही गुस्सा भी। कहा कि अगर तुम मेरे 3 गिनने तक अंदर आकर नहीं बैठी तो मैं चला जाऊंगा, फिर तुम नाचती रहना यहीं, बेवकूफ़। ईशा ने भी जब उसे गुस्से में देखा तो डरकर उसके गिनती शुरू होने से पहले ही अंदर आकर बैठ गई। ईशा पूरी तरह से भीग चुकी थी। अंदर बैठते ही छींकने लगी। फिर उसने तौलिए से अपने आप को थोड़ा बहुत तो पोंछा, पर कपड़े तो सारे भीग ही गए थे। वो तो ऐसे सूख ही नहीं सकते थे। ईशान उसकी छींक से और चूड़ियों की खनखन से परेशान होकर बड़बड़ कर रहा था कि ऐसे कौन पागल भीगता है, और ये तो मैंने इसे अंदर बिठा दिया, वरना न जाने क्या होता। ईशा ने कुछ ठीक से सुना नहीं। बोली, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? ईशान, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ जो तुमसे कुछ कहूँ। ये सुनते ही ईशा पागलों की तरह हंसने लगी और कहा कि सच ऐसा ही है। ईशान भी उसकी मासूमियत से भरी हंसी को कुछ पल देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कहा कि अब हंस क्यों रही हो? पहले पागलों वाली हरकतें करो, फिर औरों को भी छींक छींक कर परेशान करो। मुझे इससे जल्दी ही एलर्जी हो जाती है। ईशा ने बहुत प्यार से अपने कान पकड़े और बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा कि सॉरी। ईशान उसके भोलेपन को देखकर सारा गुस्सा भूल गया और ओके कहकर गाड़ी चलानी शुरू की। ईशा भी आराम से पीछे पीठ लगाकर बैठ गई। उसे बार बार कपकपी हो रही थी और मन में सोचने लगी कि ऐसे कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को डांटता है भला। ईशान ने भी देखा कि वह बार बार कांप रही है, पर वह गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर जाने पर ईशान ने ईशा को कहा, उठो चलो चाय पीते हैं। ईशा सो गई थी। ईशान की आवाज़ से एकदम से उठी और कहा, क्या हुआ?
अब मैंने क्या किया? ईशान, कुछ नहीं किया। जो थोड़ी देर पहले किया था, उसी कारण तुम्हारे लिए चाय ला रहा हूँ। ईसा, पर आप क्यों ला रहे हो? मैं भी चलती हूँ ना बाहर। मुझे ऐसे रास्ते में चाय पीना बहुत पसंद है। ईशान, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं बैठो, बाहर मत आना, कहकर चला गया। क्योंकि ईशान जानता था कि बाहर ढाबे पर कैसा माहौल होता है, और ईसा ने जेवर भी पहने हुए थे। पर ईसा ने सोचा कि ऐसे मौके बार बार थोड़े ही मिलते हैं कि अपनी कार कहीं रोककर चाय पिएं, और उतरकर बाहर आ गई, जहां आसपास बहुत से आदमी भी बैठे थे, जो उसकी हालत देखकर उसे गंदी और ललचाई नज़रों से देखने लगे। जबकि ईसा का ध्यान तो उनकी तरफ था ही नहीं। उसकी नज़रें तो ईसान का पीछा कर रही थीं। ईसा के पास आकर एक ने कहा कि एकदम नई दुल्हन है, और दूसरे ने कहा कि हाय, बिल्कुल चिकनी भी है। जब ईसा का ध्यान उनकी तरफ गया तो वो बोली, ओए लफंगे, क्या बके जा रहा है? चल भाग यहाँ से। ईसान ने जब देखा कि ईसा बाहर खड़ी है और दो आदमी उसके आसपास मंडरा रहे हैं, तो उसका खून खौल गया। वह तेजी से उस ओर आया। तब ईसा उन्हें कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे पति पुलिस ऑफिसर हैं, ऐसा तोड़ेंगे ना कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ईशान ने भी उसे ये कहते हुए सुन लिया। वह उसके पास आकर बोला कि तुम बाहर क्यों आई? मैंने मना किया था ना। और सामने खड़े उन दोनों से कहा कि तुम यहाँ से जाते हो या कुछ खुराक भी चाहिए। दोनों ही ईशान की लाल हुई आंखों के गुस्से से ही समझ गए थे, और बेचारे चुपचाप चले गए। ईशान ने इशारे से ही ईसा को कार में बैठने के लिए कहा। ईसा भी चुपचाप बैठ गई और बोली, आप गुस्सा हो क्या? पर आप चिंता ना करें, मैंने भी उन्हें खरी खरी सुना दी थी, पर तुम बाहर गई ही क्यों? ईशान ने चिढ़कर कहा। वह सच में उसकी इस हरकत पर गुस्सा था, पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं। ईसा कुछ नहीं बोली और गर्दन नीची करके बैठ गई। ईशान ने उसे चाय पकड़ाकर कहा कि लो, चाय पी लो। दोनों ने चुपचाप चाय पी और फिर अपना कोट उतार कर ईसा को देते हुए कहा कि आइंदा जितना कहा जाए उतना ही करना, समझी? ईसा, जी। अब ईशान कार चलाने लगा और ईसा चुपचाप होकर बैठ गई। चाय पीने से थोड़ी राहत मिल गई थी। जल्दी ही घर पहुंच गए। दोनों को देखकर दीपा जी व पाठक जी बहुत खुश हुए। दोनों ने ही पांव छूकर आशीर्वाद लिया। दीपा जी ने जब ईसा को गले लगाया तो कहा कि अरे, तुम इतना ठंडी कैसे हो गई? बीच में ही ईशान ने कहा कि हाँ, पूछो जरा इससे, जो बारिश में पागलों की तरह भीग कर आई है। दीपा जी, ओह बेटा, कहीं तुम्हें बुखार ना हो जाए। जाओ जल्दी जाकर कपड़े चेंज करो, मैं तुम दोनों का खाना ऊपर ही भेजती हूँ। ईसा तो जल्दी ही ऊपर चली गई। दीपा जी ने ईशान से कहा कि जा बेटा, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, ध्यान रखना उसका, बच्ची है। ईशान, तो मैंने तो नहीं कहा था उसे भीगने के लिए। दीपा जी, अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी आराम करो। कमरे में जैसे ही ईशान पहुंचा तो ईसा बेड के नीचे से अपना बैग निकाल रही थी, पर वह निकाल ही नहीं पा रही थी। ईशान, मैं निकाल देता हूँ, और बैग बाहर की तरफ करके बोला, पर तुमने ये यहाँ क्यों रखा है? ईसा, जी वो मुझे लगा कि अलमारी में रखने से शायद आपको परेशानी होगी, इसलिए ही रख दिया। ईशान कुछ नहीं बोला और सोचने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। शायद ये उस वक्त मेरा चेहरा देख रही थी, जब मैं ऐसी चिंता में था कि मेरे कपड़ों का क्या होगा। तब तक ईसा भी कपड़े बदल कर आ गई और बाहर आई तो ईशान रानों से खाना लेकर टेबल पर रख रहा था। ईसा को देखते ही ईशान ने कहा कि आओ बैठो, खाना ले लो, पर साथ ही पायल की छम-छम उसे परेशान कर रही थी। ईसा ने बैठते ही पायल उतार कर कहा, अब ठीक है। ईशान फिर कुछ नहीं बोला और दोनों ने खाना खाया। बीच बीच में ईशान की नज़रें उस पर अटक सी जाती, सोचता कि सच में ये बहुत सीधी है, बिल्कुल बच्ची। ईसा भी बीच में बहुत बार कनखियों से ईशान को देख रही थी। मनी मन सोच रही थी कि ये सच में शेर सिंह है, हमेशा ही चिक चिक करते हैं। मुझे आए दिन ही कितने हुए हैं, पर इन्होंने एक बार भी प्यार से बात तक नहीं की। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद शुरू में पति पलकों पर बिठाकर रखता है और पता नहीं क्या क्या, सोना, बेबी, बाबू कहता है,
पर यहाँ तो बस धमकी ही मिल रही है। रास्ते वाली बात सोचकर ही उसकी हंसी छूट रही थी। जब ईशान ने कहा था कि जितना कहा जाए उतना ही करो समझी। उसे हंसता देखकर ईशान ने कहा, हंस क्यों रही हो? ईसा, जी नहीं तो वो तो बस ऐसे ही कोई बात याद आ गई थी। ईशान ने बस हूँ कहा, ये तक नहीं पूछा कि कौन सी बात। इसके बाद ईसा का पूरा शरीर टूट रहा था। वह वहीं सोफे पर काफी देर बैठी रही। उसने अपने पर्स में बुखार की दवाई ढूंढी पर नहीं मिली। ईशान खाना खाकर बाहर बालकनी में घूमने लगा था। ईसा को लगा कि आज कहीं ईशान रात को मेरे पास आया तो मैं क्या करूंगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। यही सोच सोच कर उसकी जान निकली जा रही थी। फिर लाइट ऑफ करके वह कंबल लेकर लेट गई। उसे ठंड भी लगने लगी थी। ईशान जब कमरे में आया तो उसे लगा कि ईसा सो चुकी है। उसने एसी चलाया और अपनी टेबल लाइट जलाकर पढ़ने बैठ गया। ईसा जो कि सोने का नाटक कर रही थी, उसने आंखें खोलकर देखा तो ईशान तो पढ़ रहा था। मन में कहने लगी, इसे तो पढ़ने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। चलो अच्छा ही है। और बेफिक्र होकर सो गई। पर देर रात जब ठंड के कारण शरीर दर्द होने लगा तो उसकी आंख खुल गई और उठकर बैठ गई। सामने देखा तो ईशान आज भी सोफे पर ही सो रहा था। वह धीरे से उठी और उसकी टेबल के ड्रॉर से टेबलेट ढूंढने लगी तो आवाज से ईशान की आंख खुल गई। उसने देखा कि ईसा उसकी टेबल के पास कुछ कर रही है। वह उठकर उसके पास गया। ईसा जैसे ही पलटी तो ईशान को देखकर उसकी चीख निकली। वह सही वक्त पर ईशान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम सच में पागल हो क्या? ऐसे क्यों चीखी? कोई क्या सोचेगा? ईसा हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। इतनी नजदीकी और मुंह बंद होने के कारण उसे घबराहट हो रही थी। फिर इशारे से हाथ हटाने को कहा तो ईशान ने हाथ हटाकर कहा, वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी और तुम्हें बुखार भी लग रहा है? ईसा थोड़ा पीछे हटकर बोली, जी इसलिए मैं यहाँ दवाई देख रही थी। ईशान दूसरी साइड से दवाई लेकर उसे देता है और कहता है, चलो बैठो मैं पानी लाता हूँ। ईसा को दवाई देकर ईशान ने कहा, तो भीग कर क्या मिला? ईसा, जी बुखार और डांट। ईशान, हाँ तो यही तो मिलेगा। अब आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा लेना। ईसा, जी। ईशान फिर से सोफे पर आकर सो गया। धुंधली सी रोशनी में दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे पर ईशान ने जल्दी ही पीठ मोड़ ली। ईसा ये सोचकर हैरान थी कि मैंने तो सुना था शादी के बाद सुहागरात होती है, पर ये तो करीब भी नहीं आ रहे। गांव की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या बकती थीं, पर यहाँ तो सब ठीक है। ये तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि जरूरत में ध्यान भी रख रहे हैं। सच में ये बहुत अच्छे हैं। उधर ईशान ने उसकी तरफ पीठ कर ली थी और सोच रहा था, बस कल का दिन और फिर तो मुझे ऑफिस और पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। सुबह जब ईसा की आंख खुली तो ठीक महसूस हो रहा था, पर उसने कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो ईशान नहीं था। सोचा इतनी सुबह ये कहाँ चले गए। फिर नहा कर आई तो ईशान पसीने से तरबतर बालकनी से व्यायाम करके आया था। ईसा उस वक्त साड़ी पहन रही थी। उसे देखकर ठिठकी तो ईशान भी वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। पर अंदर जाकर उसकी आंखों के सामने ईसा का ही चेहरा घूम रहा था, जो सुबह सुबह बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर अपने आप को झटका और फ्रेश होकर बाहर आया। तब ईसा पायल पहन रही थी। ईशान, तुम फिर से यही पहन रही हो? ईसा, जी आप चिंता ना करें, मैं जब कमरे से बाहर जाऊंगी तभी पहनूंगी। यहाँ आते ही निकाल दूंगी, वरना माँ को बुरा लग जाएगा। ईशान, हाँ ठीक है। और तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? ईसा, जी ठीक है। ईशान, रानो को चाय के लिए आवाज़ लगाने ही वाला होता है। ईसा ने कहा कि सुनिए, चाय मैं ही ले आती हूँ। ये बोलकर वह नीचे गई तो दीपा जी और पाठक जी के पांव छूकर रसोई में जाने लगी। तो दीपा जी ने कहा कि बेटा, अभी तुम्हारी रसोई की पहली रस्म नहीं हुई, इसलिए चाय मैंने बनवा दी है, तुम बस ले जाओ। ईसा, जी माँ। और चाय लेकर ऊपर जाने लगी तो दीपा जी ने कहा कि बेटा ईसा, थोड़ी देर में नीचे आ जाना। मैं सोच रही हूँ रस्म आज ही कर लेंगे, कल तो ईशान भी ऑफिस जाएगा। ईसा, जी माँ मैं अभी आती हूँ। कमरे में जाकर वह जानबूझकर बहुत धीरे धीरे चलकर सोफे तक गई
ताकि पायल की आवाज़ ना हो, और चाय डालकर ईशान को दे दी और अपनी लेकर थोड़ा दूर खड़ी हो गई। ईशान: अरे बैठकर पी लो, इतनी भी क्या जल्दी है। ईशा: जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। चाय पीकर वह नीचे गई। उसने पहली रसोई में हलवा बनाया जो सबको पसंद आया। हालांकि ईशान ने तारीफ नहीं की, दीपा जी और पाठक जी ने उसे नेक दिया, और जब दीपा जी ने ईशान को भी कुछ नेक देने को कहा तो उसने कहा कि आप दोनों ने दे तो दिया है, और क्या देना है। दीपा जी: चल कम से कम आज इसे कहीं घुमा ही ला, फिर तो तुझे टाइम पता नहीं कब मिलने वाला है। ईशान: नहीं नहीं, आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, शाम हो जाएगी। दीपा जी ने उसे दोबारा इस बारे में कुछ कहना भी चाहा, पर ईशा ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं है। ईशान तो चला गया। फिर पाठक जी ने ईशा को एक फ़ोन भी दिया और कहा, लो बेटा, अब जब तुम्हारा मन करे अपने पापा से या जिससे भी तुम चाहो बात कर लेना, मैंने ज़रूरी नंबर डाल दिए हैं। ईशा ने धन्यवाद दिया और दीपा जी के साथ बैठी काफ़ी देर तक बातें करती रही। दीपा जी उसे सब बताती रहीं कि ईशान को क्या पसंद नापसंद है। खाने में घी तेल बिल्कुल पसंद नहीं, और घूमना फिरना भी कम ही चाहता है। बस एक ही शौक़ है, और वो भी बस पढ़ाई का। ईशा को बहुत अच्छा लग रहा था ईशान के बारे में सब जानकर। साथ ही दीपा जी ने उससे भी उसकी पसंद नापसंद सब पूछी, और बाद में ये भी कहा कि हम जल्द ही तुम्हारा ग्रेजुएशन का फॉर्म भरवा देंगे। ईशा ये सुनकर बहुत खुश हुई, उसे कहना ही नहीं पड़ा, और जो चाहती थी वो हो गया। फिर लंच के बाद दीपा जी ने ईशा को उसके कमरे में भेज दिया। ईशा ने जाते ही अपने पापा से बात की और बताया कि यहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, और उनसे भी सारा हालचाल जाना। फिर जब ईशान का नंबर देखा तो मन किया कि उसे भी फ़ोन करके पूछ ले कि कब तक आ रहे हैं, पर हिम्मत ना हुई। आज उसे वह कमरा बहुत खाली सा लग रहा था। वह बहुत अकेली सी यहाँ वहाँ घूमने लगी। फिर उसने ईशान की किताबें देखी तो वह बहुत खुश हुई कि ईशान प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, और वहाँ इतनी अच्छी किताबें देखकर उसका दिल खुश हो गया। उसने सारी किताबें और बाकी सामान अपने हिसाब से लगा दिया। रात के खाने पर भी सब ईशान का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं आया। दीपा जी ने ईशा को आराम करने को कहकर कमरे में भेज दिया, और सोचने लगी कि ये लड़का भी बिल्कुल नासमझ है, जो वक्त अपनी बीबी के साथ बिताना चाहिए पर इसे अपने ज़रूरी काम ही करने हैं। ईशा भी क्या सोचती होगी। उधर ईशा कभी सोफे पर, कभी बालकनी में, तो कभी बेड पर बैठकर अपना समय बिताने लगी, और सोचने लगी कि चलो मुझे पढ़ाने में ये मदद तो कर ही देंगे, क्योंकि खुद भी तो पढ़ ही रहे हैं, पर मैं अभी फ़ोन करूं क्या। काफ़ी देर बाद वह ईशान का नंबर मिलाती है तो रिंगटोन कमरे के पास से आने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही ईशान खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।